नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता, वैद्युत विभव लगभग समाप्ति की ओर है। आज हम वैद्युत धारिता को प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक चीज़ रह गई है, उसको मुझे समझाना जरूरी है। ये है दो वैद्युत ध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा एवं उनके बीच बल। इसमें एक ये वैद्युत ध्रुव है, एक ये वैद्युत ध्रुव है। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। r का जो मान है वो इनकी लंबाइयों की तुलना में बहुत अधिक है। तो देखिए, इसके कारण, इस वैद्युत ध्रुव के कारण ये एक अच्छी स्थिति में होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। इसके कारण ये अच्छी स्थिति होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। तो दोनों वैद्युत ध्रुव हैं, इनके वैद्युत ध्रुवागुण P1 P2 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। R इनके बीच की दूरी है। तो देखिए, पहले वैद्युत ध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको मैंने सूत्र बताया है। अच्छी स्थिति में E1 = 1/4πε0 इंटू 2P1/R। इस वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, तो P2 द्वितीय वैद्युत ध्रुव द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P2.E1। ये हो जाएगा P2E1 cos 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण 0 है, तो ये हो जाएगा -P2E1। ये पहला समीकरण। अब इसी तरह से इस वैद्युत ध्रुव के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो दूसरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू 2P2/R। अब इस वैद्युत क्षेत्र में ये P1 रखा हुआ है, तो प्रथम वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P1E2 डॉट E2, तो ये हो गया -P1E2 cos 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही। इस तरह से हमारा सूत्र निकल गया है -P1E2। जब हम E1 और E2 के मान रखेंगे तो देखेंगे कि दोनों के मान बराबर आएंगे, तो ये कहलाएगी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर -P1E2 बराबर -P2E1, कुछ भी मान रख दीजिए, तो ये आएगा -1 P2
1/4πε0 इंटू 2p1/r। और अगर हम यहाँ पे P1 का मान U2 रखते हैं तब भी यही चीज़ आएगी, तो ये निकल के आएगी U बराबर माइनस 1/4πε0 इंटू 2p1p2/r। ये इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र निकल के आया। अब यहाँ से हम इनके बीच में लगने वाला बल भी निकाल लेंगे। ये तो हमारा ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब इनके बीच लगने वाला बल कैसे हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे वैद्युत बल F बराबर माइनस du/dr। ये रिलेशन होता है, तो U का मान रख देंगे इसमें, तो F बराबर माइनस d/dr 1/4πε0 2p1p2/r3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4πε0 2p1p2 इंटू d/dr, और ये हो जाएगा r-3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 इंटू -6p1p2/r⁴ F। और F बराबर माइनस 1/4πε0 6p1p2/r⁴। इस तरह से इनमें जो बल आया, दोनों वैद्युत ध्रुव में लगने वाला बल ऋणात्मक आया। ऋणात्मक बल ये शो करता है कि ये आकर्षण बल हुआ। तो ये आज हमने आपको दो वैद्युत ध्रुवों के बीच वैद्युत ऊर्जा और उनके बीच वैद्युत बल को बताया। तो इस तरह से ये हमारा वैद्युत विभव, ये चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव ने के आवेश। वैद्युत विभव और का पोर्शन खत्म हुआ। अब मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है वैद्युत धारता। वैद्युत धारता में हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे चालक और कुचालक। वैद्युत धारता को जानने से पहले हमें पढ़ना होगा चालक और कुचालक। चालक तथा कुचालक। कुचालक को और भी नामों से जानते हैं, या अचालक, या विद्युत रोधी, या परावैद्युत। कई एक नामों से इनको जाना जाता है। देखिए, चालक वो होते हैं जिनमें वैद्युत चालन हो सके। वैद्युत चालन का मतलब है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उनको हम कहते हैं चालक। और जिनमें नहीं हो सके उनको हम कहते हैं कुचालक। कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत, इसको कई नाम से जानते हैं। अब चालन मैं मुख्य बात करूंगा ठोसों में, या मैं ठोसों में चालन किसके द्वारा होता है। ठोसों में चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, कि कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, और ये बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहरी वाले जो कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे ये आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक, क्योंकि ये आसानी से अपनी कक्षा को छोड़ लेते हैं। तो ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है, इन्हीं आवेश वाहकों को, इनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत चालन संभव होता है। धनात्मक आवेश के कारण नहीं होता, प्रोटॉन के कारण नहीं होता। ये प्रोटॉन पर जो होता है वो प्रोटॉन का आवेश जो होता है, प्रोटॉन का आवेश ये बद्ध आवेश होता है, बद्ध आवेश। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो होता है वो मुक्त आवेश होता है, मुक्त आवेश। तो किसी भी धातु के अंदर जो बाहरी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके कारण एक मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनों की गैस टाइप बना लेते हैं, एक बादल टाइप बन जाता है। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन में सहायक होते हैं। जैसे चांदी है, लोहा है, ये सभी वैद्युत के चालक हैं और इनमें वैद्युत धारा आसानी से बह सकती है। क्योंकि जब इस तरह के पदार्थ को हम जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और इस वैद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिससे वैद्युत चालन संभव हो जाता है। जबकि इसके विपरीत आप आ जाइए, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते नहीं हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनमें वैद्युत चालन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, उनको हम अचालक या विद्युत रोधी ये हम कहते हैं इस तरह से। अब इसमें बात आती है वैद्युत धारता की अवधारणा एवं परिभाषा। वैद्युत धारता की अवधारणा तथा परिभाषा। Concept of electricity, concept of electrical capacity and definition। देखिए इस शब्द का अर्थ समझिए। इस शब्द का धारता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे मैं आपको सामने एक गिलास ले रहा हूं, एक ये गिलास है और एक ये गिलास है। किसमें पानी अधिक आएगा? इसमें अधिक आएगा। इसमें पानी अधिक आएगा, इसमें पानी कम आएगा। तो इसकी धारता अधिक होगी, इसकी धारता कम होगी। कि क्या किस बात की धारता? पानी धारण करने की धारता। इसमें पानी कम आएगा, इसमें पानी ज़्यादा आएगा। तो उसी तरह से ठीक उसी तरह से वैद्युत धारता क्या होती है? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारता कहते हैं। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं। जैसे एक पानी ये गिलास है और इसमें मैं धीमे धीमे पानी डाल रहा हूं, तो क्या होगा? पानी का तल बढ़ता जाएगा रेगुलर। इसमें हमने पानी डाला और इसमें क्या होगा? पानी का तल बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई चालक है और इसको Q आवेश दिया जा रहा है, तो उसी अनुपात में हमारा क्या बढ़ता जाएगा? विभव बढ़ता जाएगा। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके कारण उसका विभव भी बदलता जाता है। अगर हमने किसी चालक को Q आवेश दिया है तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव V होगा।
विभव भी होगा। और विभव भी ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात आवेश समानुपाती विभव। लेकिन एक सीमा तक ही हम दे सकते हैं, जितनी इसकी धारता होगी उसी के अनुपात हम दे सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं दे सकते, एक सीमा तक ही दे सकते हैं। तो आवेश समानुपाती विभव के और Q समानुपाती V के और Q इक्वल टू C इंटू V। यहाँ C क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक जिसको वैद्युत धारता कहते हैं, वैद्युत धारता। तो यहां से वैद्युत धारता के लिए सूत्र क्या निकल के आया, वैद्युत धारता इज इक्वल टू वैद्युत धारता C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मात्रक होगा इसका कूलाम प्रति वोल्ट, और इसको फैरेड भी बोलते हैं, फैरेड। अब देखिए वैद्युत धारता किस बात पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करती है। दूसरा, इसके आकार पर भी निर्भर करती है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर ये हमारी वैद्युत धारता निर्भर करती है। अब देखिए यदि V बराबर 1 वोल्ट, मतलब किसी को हमने इतना कम आवेश दिया जिससे कि उसके द्वारा उत्पन्न विभव 1 वोल्ट है, तो C बराबर Q होगा। तो जितना भी हम उसको आवेश देंगे वो उसकी वैद्युत धारता के बराबर होगा। मतलब किसी चालक को हमने आवेश दिया और आवेश देने से उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव 1 वोल्ट हो जाता है, तो दिया गया आवेश है वो इसकी वैद्युत धारता के बराबर हो जाता है। तो ये हमारी परिभाषा निकल के आती है वैद्युत धारता की। दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव के अनुपात को वैद्युत धारता कहते हैं। ये हमारी दूसरी परिभाषा निकल के आती है। अब बात आती है कि फैरेड, इसका जो मात्रक है, अन्य भी मात्रक हो सकते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड, एक माइक्रो फैरेड, इसको हम लिखते हैं 1 माइक्रो फैरेड, ये होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसी तरह से 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, ये होता है 10⁻12 फैरेड। ये होता है 1 नैनो फैरेड, तो ये हो गया 10⁻⁹ फैरेड। इस तरह से मात्रक होते हैं इसके। अब बात आती है, ये कैसी राशि है, वैद्युत धारता एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र, मात्रक हमने आपको बता दिया। अब आती है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए वैद्युत धारता का मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट। वैद्युत धारता का मात्रक कूलाम वोल्ट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। तो ये हो गया कूलाम वर्ग बटे जूल। अब विमीय सूत्र, AT अपॉन ml T-2 m-1 L-2 T4A स्क्वायर, ये इसका विमीय सूत्र निकल के आया। अब देखिए आता है बिलगत गोले की धारता, बिलगत गोले की धारता। बिलगत गोले की धारता, कैपेसिटी, वैद्युत धारता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी,
ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, विलगित गोले की धारता। ये देखिए गोला है जिसकी त्रिज्या a है, ए, और इस पर q आवेश है, ये वैद्युत बल लिखना है। इस पर क्यू आवेश है, आवेश, ए त्रिज्या, विलगित गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और V विभव है, V वैद्युत विभव। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन A के माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें ये रखा हुआ है। तो वैद्युत धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा से C इज इक्वल टू Q अपॉन V और C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4πε0 के Q अपॉन A। इससे ये कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू A, K इंटू A। तो इस सूत्र से एक चीज स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? जितना बड़ा गोला होगा उसकी धारता उतनी ही अधिक होगी। पहली चीज स्पष्ट ये है, फर्स्ट C समानुपाती A, या हम ये कहें C1 अपॉन C2 इक्वल टू A1 अपॉन A2। जितना बड़ा इसकी धारता कम होगी, इसकी धारता ज़्यादा होगी। इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। इसी तरह दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि C समानुपाती K, इसका मतलब है कि माध्यम के आ जाने से वैद्युत धारता बढ़ जाती है, K1 अपॉन K2। यदि पहला माध्यम हवा है, तो C1 अपॉन C2, इसको ले लेते हैं CA, इसको C, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K, और C इज इक्वल टू K इंटू CA। इस तरह से माध्यम के उपस्थित होने से गोले की धारता बढ़ जाती है। अब देखिए, हमने अभी तक जो सूत्र पढ़े इसमें एक सूत्र तो ये पता चला, C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू A, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू K इंटू A। एक तो ये सूत्र पता चला, और एक सूत्र ये पता चला C इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो इन पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने शीट में भी दे रखे हैं क्वेश्चन, उनको आप कर लीजिएगा। अब आती है इसमें चालक की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। देखिए, सीधी सी बात है, ये चालक है, अनावेशित है, अनावेशित चालक, और ये चालक है आवेशित।
आवेशित चालक। इसमें V1 प्रारंभिक आवेश जो होगा, प्रारंभिक वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर 0। यहाँ पे अंतिम वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ये हो गया बराबर V। आवेश देने पर, आवेशित करने पर, आवेशित करने पर, इसका मतलब, और Q आवेश देने पर, तो किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसी चालक को वो आवेशित करने में किया गया कार्य, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत विभव, औसत विभव, औसत वैद्युत विभव। पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया V/2, तो ये हो गया V/2। अब आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश जो दिया गया इनटू औसत वैद्युत विभव, औसत वैद्युत विभव। तो ये W बराबर हो गया Q इंटू V/2। अब परिभाषा से यही क्या होगी, चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q है, और U बराबर 1/2 Q को हम लिख सकते हैं CB, C इंटू B, तो ये हो जाएगा 1/2 CB²। 103 हो गया, 103 हो गया। दूसरा हम B बराबर Q/C भी लिख सकते हैं, तो U बराबर 1/2 Q इंटू Q/C, तो ये हो गया 1/2 Q²/C। तो इस तरह से ये तीसरा सूत्र हो गया। इन सबको एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा U बराबर हाफ QB बराबर हाफ CB² बराबर हाफ Q²/C। ये हमारी ऊर्जा हो गई। मात्रक क्या होगा, वही जूल होगा, जूल। तो ये चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र था, और इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से होते हैं। धन्यवाद।